कुछ ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हुआ है उसके लिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ड्रैग था। ड्रैग मतलब मोनोटोनस जो होता है ना, तो उसमें जब आप रिवाइज करना चाहोगे तो सम्स पे सम्स दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली ज़रा सा एक सपोर्ट चाहिए। काश याद आ जाता कि क्रक्स क्या था। तो याद आने से क्या, आप तुरंत जो मेन सम्स है उस पर चले जाओगे और फटाफट रिवाइज करा पाओगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो यूनिट 1 था, इंट्रोडक्शन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ। कहने का मतलब है कि अगर अपने वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखते हैं तो अपना लिक्विडिटी पोजीशन बहुत साउंड है, बट सिंस आइडल फंड पड़े हुए हैं, ज़्यादा स्टॉक है, ज़्यादा कैश है, तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो लो है। तो अकॉर्डिंगली अपने को एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है दोनों के बीच में। टू मच ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ नॉट गुड, टू लेस वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नॉट गुड। वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। इस मामले में मैंने दो पॉलिसी कराई थी। एक था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और एक था वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब था कि वर्किंग कैपिटल का लेवल क्या रखना है, मैंने करंट एसेट्स कितना होगा। और उसमें तीन पॉलिसी हो गया, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव। कंजर्वेटिव में करंट एसेट बहुत ज़्यादा रखेंगे, मैंने ज़्यादा कैश, ज़्यादा स्टॉक, ज़्यादा डेटर्स, इन सब से अपना लिक्विडिटी हाई होगा बट प्रॉफिटेबिलिटी लो होगा। और अग्रेसिव में अपने लो कैश, लो इन्वेंट्री, लो डेटर्स, लिक्विडिटी लो होगा, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगा। आपको पता है डिप्लोमेटिक जैसे करते हैं अपने, ना कंजर्वेटिव ना अग्रेसिव, दोनों ही बढ़िया नहीं है, अपने को मॉडरेट चलना चाहिए। इसके अंदर वो लोग करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब निकालने बोलते हैं, जो अपने निकाल के लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नॉर्मली रिटर्न ऑन एसेट, जैसे EBIT बाई टोटल एसेट, या रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज पैट बाई नेटवर्थ, अपने दिखाते हैं। सेकेंड टाइप का चीज़ था वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी में ये था कि जो करंट एसेट डिसाइड कर लिए ना, उसको फाइनेंस कैसे करना है। मैंने शॉर्ट टर्म से ज़्यादा फाइनेंस करना है कि लॉन्ग टर्म से। अगर अपने शॉर्ट टर्म से ज़्यादा फाइनेंस करते हैं तो शॉर्ट टर्म फंड्स चीपर होता है, चीपर मैंने सस्ता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगा। बट शॉर्ट टर्म फंड्स को नहीं चुका पाए तो गड़बड़ हो जाएगा, रिस्क भी हाई होता है। तो अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी का मतलब अपने को शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करना है, जिससे अपना कॉस्ट तो कम लगेगा पर रिस्क हाई होगा। और कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी का मतलब अपने को लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करना है। लॉन्ग टर्म का कॉस्ट ज़्यादा होगा, ओके, पर रिस्क कम है, बिकॉज अपने को तुरंत चुकाना नहीं है। उसका एक बड़ा सा सम्स किए थे अपने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग पॉलिसी का। वो सम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का ये मतलब नहीं है कि हर टर्म में आता है, पर जब आता है तो इट्स अ बिग सम। 10-12 मार्क्स का आएगा, तो गड़बड़ नहीं हो जाए। वो एक सम जो अपना किया हुआ है, वो वाला सम डेफिनेटली एक बार लिख के प्रैक्टिस होना चाहिए, और एग्जाम के टाइम पे एक बार देखना जरूरी है। जब अपने ये वाला पोर्शन कर लिए थे, उसके बाद अपने नेक्स्ट पोर्शन में गए थे। वो था ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन, ऑपरेटिंग साइकिल तो वर्ड से पता चलता है कि ऑपरेशंस क्या होता है। अपने रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके ऊपर काम चालू करते हैं, उससे वो कन्वर्ट होता है WIP में, फिर WIP में काम कंप्लीट होता है, वो फिनिश गुड्स बनता है। फिनिश गुड्स माल में पड़ा रहता है, उसके बाद वो बिकता है, तो डेटर्स बनता है, और डेटर से कलेक्ट होता है, तो फिर से कैश आता है। तो बेसिकली ये सारे पीरियड में जो समय लगता है, इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। इसमें आप अगर ध्यान दोगे, अपना पैसा जा रहा कब है, उस समय नहीं जा रहा है जब रॉ मटेरियल खरीदे। अपना पैसा जा रहा कब है, उस समय नहीं जा रहा है जब रॉ मटेरियल खरीदे। अपना पैसा उसके थोड़े दिन बाद जा रहा है, बिकॉज हम लोग रॉ मटेरियल भी तो उधार में खरीदते हैं ना। तो सप्लायर्स लोग अपने को 30 दिन 35 दिन का अपने को क्रेडिट पीरियड देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली नेट ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला था R+W+F+D-C। रॉ मटेरियल पीरियड प्लस WIP पीरियड प्लस फिनिश गुड्स पीरियड प्लस डेटर्स पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पीरियड। ये अपना फॉर्मूला था ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम है उतना बढ़िया। फॉर एग्जांपल सपोज दो सीमेंट फर्म्स है, एक का ऑपरेटिंग साइकिल 3 मंथ्स है, एक का 2 मंथ्स है। तो जिसका 3 मंथ्स है उसका तो 3 महीने में एक बार साइकिल ख़त्म हो रहा है, यानी साल में केवल 4 साइकिल कर पा रहा है। पर जिसका 2 मंथ्स है, वो 2-2 महीने में बिजनेस को घुमा पा रहा है, यानी कि साल में 6 साइकिल कर पा रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो सेकेंड फर्म है, जिसका ऑपरेटिंग साइकिल केवल 2 मंथ्स है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। उसका फंड ब्लॉक कम रहेगा, और फंड ब्लॉक कमती हुआ तो ब्याज कमती लगेगा। तो अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग साइकिल रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। खैर, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा, तो उसका अपने फॉर्मूलाज किए थे। फॉर्मूलाज जो था वो एकदम सिंपल था। फॉर्मूलाज में फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल पीरियड निकालना है, तो ऊपर आएगा रॉ मटेरियल
एवरेज स्टॉक मैंने एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और नीचे आएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। इसको एक बार नंबर्स वाइज सोचना जरूरी है। समझ लीजिए मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे 1000 है, हर दिन 1000, और मेरा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 है। यानी कि 50,000 जो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक पड़ा हुआ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो कितने दिन का कंजम्पशन है? 50 दिन का। 50,000 बाई 1000, तो फॉर्मूला इज एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, रॉ मटेरियल पीरियड। अगर आप एक फॉर्मूला को बैठा लेते तो बाकी अपने आप हो जाएगा। जैसे डेटर्स पीरियड क्या होगा? डेटर्स पीरियड होगा एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। क्रेडिटर्स पीरियड क्या होगा? एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस पर डे। जो फिनिश गुड्स पीरियड है और जो WIP पीरियड है, उनमें अपने क्या करते हैं, जैसे WIP पीरियड, एवरेज WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। इसमें पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया था, जबकि वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करते समय पार्शियल वगैरह लिया जाता है। और उसके अलावा अपना फिनिश गुड्स पीरियड है, वो है एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। एवरेज फिनिश गुड्स बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। इससे अपना सारा कंपोनेंट्स निकल जाता है, जिससे ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल के सम में नॉर्मली 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप में ये लोग ऑपरेटिंग साइकिल निकालने बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, तो नंबर ऑफ साइकिल्स हो गया 12 मंथ्स या 365 या 360 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, माने एक साल में कितना साइकिल्स है। ओके। और थर्ड होता है एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था एनुअल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एनुअल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स, एनुअल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। ओके, दैट इज द एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो 3 पार्ट का सम था। इसका करीब 4 सम्स था जो अपने क्लास में किए थे, ठीक है? वो सम्स बहुत जरूरी है, आपको ठीक से करना जरूरी है, और उसके लिए कॉस्ट शीट का आइडिया होना चाहिए। एक बार कॉस्ट शीट का आइडिया दे रहा हूँ जितना अपने को रिक्वायर्ड है, नॉट फ्रॉम अ कॉस्टिंग सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में है, उसमें ऐड किए रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लेस किए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आ गया अपना, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड रॉ मटेरियल परचेज्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उससे आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अपने ऐड किए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, और ऐड किए अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। वो करने के बाद अपने ऐड किए ओपनिंग WIP लेस किए क्लोजिंग WIP, तो आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को नॉर्मली इस पर नहीं लेते हैं। उसके बाद अपने ऐड किए ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऐड किए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऐड किए क्या बोलते हैं, सेलिंग ओवरहेड। इसको ये लोग एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, जो कि थर्ड स्टेप ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में काम आता है, ठीक है ना? तो सम्स एक एक देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग साइकिल का सम जो अपने क्लास में किए थे वो कैसे कैसे होगा। अब जो सबसे मेन पार्ट था वर्किंग कैपिटल का यूनिट 1 में, वो था फोरकास्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय द करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड अप्रोच। यानी कि अगर मेरे को डेटर्स पीरियड पता है, मेरे को रॉ मटेरियल पीरियड पता है, मेरे को WIP पीरियड पता है, मेरे को फिनिश गुड्स पीरियड पता है, क्रेडिटर्स पीरियड पता है, तो मैं नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल कैसे फोरकास्ट करूँगा? तो नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करने के लिए अपने को ये सारा पीरियड चाहिए, दिया हुआ रहेगा, और उसके अलावा कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया रहेगा कि हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, सेलिंग ओवरहेड क्या है, और नेक्स्ट ईयर कितना यूनिट्स बनाने वाले हैं। इसमें तरह तरह के सम्स थे जिनको अपने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए थे, एक था जनरल, एक था हाई फाई, ठीक है? तो जनरल सम्स को करते समय 3 स्टेप फॉलो किए थे। स्टेप 1 था अजम्पशंस, स्टेप 2 था जो मेन स्टेटमेंट है एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल का, और जो स्टेप 3 था दैट वाज वर्किंग नोट, ठीक है ना? तो 3 स्टेप में डिवाइड कर लिया था, और स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अजम्पशन लिखना जरूरी है। अजम्पशंस मेनली क्या चीज़ को लेके था कि वर्किंग कैपिटल आप कैश कॉस्ट बेसिस पे निकाल रहे हैं या ओवरऑल बेसिस, आपका मन, हमने ज़्यादातर कैश कॉस्ट बेसिस किया था। सेकेंड था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को आप प्रोडक्शन ओवरहेड का, प्रोडक्शन का पार्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हमने ज़्यादातर नहीं लिया था, पर कुछ सम्स में लिया भी था हाई फाई, तो वो डिपेंड करता है। तो ये सारे अजम्पशंस मेनली जो थे वो इसको सराउंडिंग थे। WIP जो है वो हम लोग नॉर्मली ये मानते हैं कि 100% कंप्लीट है एज रिगार्ड्स मटेरियल, और कन्वर्जन वाइज वो 50% कंप्लीट है, मैंने लेबर आधा लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आधा लगा हुआ है, ठीक है ना? अब इसके बेसिस पे जब हमने सम्स किए थे तो सम्स करने का तरीका बहुत सिंपल था। पूरे साल में रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा निकाल लो, और पीरियड दिया वैसे 2 मंथ्स, तो इंटू 2/12 रॉ मटेरियल स्टॉक। पूरे साल में अपना पार्शियल CCOP कितना होगा, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन लेंगे, उसके अलावा अपने
आपका लेबर कॉस्ट पार्शियल लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पार्शियल लेंगे, तो पूरे साल में अपना पार्शियल सीसीओपी क्या होगा। और अगर डब्ल्यू पीरियड दिया हुआ है 3 मंथ्स, तो इंटू 3/12 वो डब्ल्यू आ गया। फिनिश गुड्स के लिए अपने लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो पूरे साल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, और दैट इंटू सपोज फिनिश गुड्स का 1/1 मंथ है तो इंटू 1/12, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक आ गया। डेटर्स के लिए अपने कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स निकालेंगे। उसके लिए जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद वो न्यू कंपनी है या रनिंग कंपनी है। अगर रनिंग कंपनी है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम है, आपको सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड ऐड करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया और फिर डेटर्स पीरियड लगा दो। पर अगर वो न्यू कंपनी है तो न्यू कंपनी का तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम नहीं है, बिकॉज उसको तो जो ओपनिंग स्टॉक जीरो था, तो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो लेस करना पड़ेगा सीओपी से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। और उसके अंदर ऐड करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड, तो जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, जिसके बेसिस पे डेटर्स निकालेंगे। वैसे ही क्रेडिटर्स निकालते समय अगर रनिंग कंपनी है तब तो जो कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का वही परचेजेस है, उसके हिसाब से पीरियड लगा सकते हैं। पर अगर न्यू कंपनी है तो उसका तो ओपनिंग स्टॉक जीरो था, तो अपने को तो परचेज ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, दोनों ऐड करके परचेजेस आया, उसके ऊपर पीरियड लगाएंगे, तो जाके अपना कैलकुलेट होगा क्रेडिटर्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कॉमन सेंस से निकल जाता है। डिजायर्ड कैश बैलेंस दिया रहता है, हो सकता है कोई सेफ्टी मार्जिन रहे, इसके बेसिस पे अपने वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। इसमें जो तरह तरह के नए टाइप के सम्स थे हाई फाई, जिनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया रहता है, ठीक है, या जिनमें 2 साल का वर्किंग कैपिटल निकालना है, या जो डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल निकालना है, या रेशियोज के बेसिस पे निकालना है, वो सब आपको ठीक से ध्यान दे के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो अपनी 6th क्लास थी, यानी आज जो क्लास ली, उसमें थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस था कि मेरे को कंप्लीट कराना था, बिकॉज ऑब्वियसली वी विल हैव टू इंश्योर दैट अपने आगे मूव कर पाए, रेपिटेटिव चीज़ें नहीं हो। तो कहीं कहीं कभी ऐसा होता है कि लगता है कि मतलब मोनोटोनस सम हो रहा है या पेस से हो रहा है, बट आप अगर घर पे जाके एक बार सम्स को वापस से देखते हो और खुद से कोई फ्रेश सम करते हो, तो ही जाके आपके बैठता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट मिल सकता है, पर घर पे व्हेन यू अप्लाई योर ओन ब्रेन्स एंड डू इट योरसेल्फ, तब जाके आपके माइंड में डाइजेस्ट होता है, रिटेन होता है और खुलता है। तो जो भी स्टूडेंट क्लासेस कर रहा है पर घर पे एक बार भी देख रहा नहीं है, वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट, उसका कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाएगा। एंड रिमेंबर द डे जिस दिन आपका सीए फाउंडेशन निकला था, ठीक है, तो और उसके बाद आपके मन में जो जोश था सीए इंटर को बढ़िया से करने का, रैंक के साथ लाने का, वो सारा जोश को याद करके, और प्लीज़ जो भी क्लासेस है, वेदर मेरी क्लासेस है या कॉस्ट की है या अकाउंट्स की है, उनका जो होमवर्क है और उनमें जो रिव्यू हो रहा है, वो रिव्यू घर पे ज़रूर देखो। आप केवल कॉपी को बंद कर दोगे तो आपको ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा रिदम जो है आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा मोटिवेटिंग लेक्चर्स में स्पेशलाइज करता भी नहीं हूँ, बट मेरे को लगा ऐसे कि कभी कभी कुछ बोरिंग टॉपिक आता है तो स्टूडेंट मतलब उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट नथिंग कैन बी डन बिकॉज दीज आर हार्ड कोर मार्क्स दैट वी हैव टू स्कोर। ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो 7th क्लास थी, उसमें अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। एक टॉपिक था रिगार्डिंग जो सप्लायर्स है जिनको अपने पेमेंट करते हैं, वो लोग अगर अपने को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट को अवेल करना चाहिए या डिस्काउंट को अवेल नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो टर्म्स है वो इस तरह की होती है, 2/10 नेट 50, यानी कि अगर 10वें दिन पे करते हैं तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना अपने को 50 डेज़ में पे करना है। तो उस सम को सॉल्व करने का तरीका ये था कि अपने मान लेते हैं कि 1 लाख पेबल है सप्लायर की तरफ, तो अगर 10th डे पे करेंगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 98,000 पे करना पड़ेगा। पर अगर अपने 10वें दिन नहीं पे करेंगे तो अपने को 50वें दिन 1 लाख पे करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली वो जो 98,000 10th डे को जाता, उसको अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि 98,000 क्यों लेते हैं, 1 लाख क्यों नहीं लेते। आई होप वो क्लियर है कि 10th डे तो आप 98,000 पे करते ना, वो अमाउंट अगर आप नहीं पे कर रहे तो उसी को तो इन्वेस्ट कर पा रहे। उसका इंटरेस्ट रेट अगर दिया रहता है 15%, तो अपने 15% ऑफ 98,000 इंटू गैप, गैप मैंने 40 दिन के लिए निकाल देते हैं और उसको 1 लाख में से लेस कर देते हैं, तो पता चल जाता है व्हाट इज़ द नेट कॉस्ट अगर अपने डिस्काउंट को रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो, और उसको 98,000 से कंपेयर करते हैं। पर कभी कभी एग्जाम में बोल देगा कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग डिस्काउंट, इसका और एक नाम है एनुअलाइज्ड बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट।
या तो एनालाइज कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट नहीं लिया तो यू डिड नॉट एंजॉय द डिस्काउंट, तो कॉस्ट क्या है, और या फिर एनालाइज बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। उसको निकालने का दो तरीका था, एक था सिंपल इंटरेस्ट और एक था कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था 2/98 इंटू 100 इंटू 365/40, मतलब डी बाई 100 माइनस डी द होल इंटू 100 इंटू 365 गैप। और एक दूसरा फॉर्मूला था एनुअलाइज्ड इफेक्टिव कॉस्ट, वो था 100/100 माइनस डी द होल टू द पावर 365/गैप -1। तो उस पर डर्टी पावर का झमेला था जिससे हमने निकाला था। सेकेंड चीज़ जो उस क्लास में की थी हमने, वो था मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, कि बैंक मैक्सिमम कितना फाइनेंस दे सकती है वर्किंग कैपिटल के लिए, जिसका 3 फॉर्मूला था टंडन कमेटी का। एक था 75% ऑफ सी ए माइनस सी एल, दूसरा था 75% ऑफ सी ए द होल थिंग माइनस सी एल, और तीसरा था 75% ऑफ सी ए माइनस सी सी ए द होल थिंग माइनस सी एल। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड इन द 7th क्लास। रिमेंबर 7th क्लास के पहले जो 6th क्लास थी, वहाँ पे अपना वो बोरिंग मोनोटोनस जो चल रहा था ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सम खत्म हुआ था, जिसमें मैंने रेशियो का एक सम कराया था, थोड़ी सी फास्ट स्पीड से करवाया था, बट मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में कि रेशियो ऐसे भी अपनी जब करेंगे तो आप उस सम को रिविजिट कर सकते हैं।